वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक हैं इसमें बताया गया है। थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इशू की बहुत। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ग्लोबलाइजेशन, इंटर कनेक्टेड ट्रेड और बिजनेस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स ये इकोनॉमिकल टर्म है जो कि नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, नाउ ये कैसे होते थे एंशियंट टाइम में, तो सिल्क रूट से होते थे। सिल्क रूट से फिर फूड ट्रेवल होते थे, फिर क्या क्या होता था, तो कंक्वेस्ट होते थे, ट्रेड होते थे, फिर डिजीजेज भी ट्रेवल करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलता है। इन एंशियंट टाइम ग्लोबलाइजेशन कैसे होता था, तो टी स्क्वायर और पी स्क्वायर से। टी स्क्वायर मीन्स ट्रेवलर एंड ट्रेडर्स एंड पी स्क्वायर मीन्स प्राइस्ड एंड पिलग्रिम्स। ट्रेवलर्स मीन्स दूर दूर यात्रा करने वाले, ट्रेडर्स मीन्स मर्चेंट ट्रेडर्स जो आप जानते हैं, प्राइस्ड मीन्स पुजारी लोग जैसे फादर हो गए, उलेमाज हो गए। फिर पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थ यात्री जिसको कहेंगे, श्रद्धालु जिसको कहेंगे, ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं जर्म्स एंड डिजीजेज दे ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस, सो जर्म्स एंड डिजीजेज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, दे ट्रांसफर्ड स्किल्स, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, नॉलेज टू एस्केप परसेप्शन, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। उस जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो जोग्राफिकल डिस्कवरी, जैसे अमेरिका को ढूंढा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन 1492 एंड अमेरिका का सी रूट डिस्कवर किया था वास्को ड गामा ने 1498 में, क्योंकि 1453 में ओटोवन एम्पायर जो थे वो ग्रीस में कब्जा कर लिए थे। कहाँ पर, तो कॉन्स्टेंटिनोपल पर। जिस वजह से इधर ये अगर सिल्क रूट है तो वो यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने इस तरह से कैप्चर कर लिया, वो इधर आने नहीं दे रहे थे। ठीक है, सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या है, तो इससे पहले देख लेते हैं। हाँ, ये डिस्कस हो चुका है। सिल्क रूट, थिंग्स दैट ट्रेवल, तो क्या क्या हो रहे थे ट्रेवल, तो सिल्क, चाइनीज सिल्क एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर है स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, चाइनीज पोट्री। स्पाइसेस क्यों, तो क्योंकि उधर मसाले नहीं मिलते हैं और ठंड उधर बहुत कड़ाके की पड़ती है, तो हमारे देश से मसाले उधर जाते थे जिससे थिंग्स प्रिजर्व होते थे, खाना प्रिजर्व किया जाता था, इसलिए स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, चाइनीज पोट्री। अब इससे हम जो थे देख सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम, बुद्धिज़्म भी ट्रैवल हो रहे थे। मीन्स धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर जाया करते थे। अब फूड ट्रेवल में देखते हैं तो क्या क्या है, नूडल्स इन चाइना, स्पैगेटी वेस्टर्न कंट्रीज। मीन्स नूडल्स जिसको हम चाइना में नूडल्स कहते हैं उसको हम वेस्टर्न कंट्रीज में स्पैगेटी कहते हैं। जैसे इसका नाम भी बदल गया, देश बदला, नाम बदल गया। फिर पास्ता, अरब में गया तो पास्ता, और इटालियन में गया तो इसको सैलिसी। ठीक है, वैसी उसी तरह टोमेटो, फिर चिलीज, कॉर्न, पोटैटो, इसी तरह से ये सब हमारे देश में आए हैं या फिर हमारे देश से दूसरे देशों में गए। ठीक है, अब देखते हैं एक डिजीज आया था पोटैटो में, पोटैटो ब्लेमिस। यहाँ पर ब्लाइट गलती से लिखा गया है, यहाँ पर पोटैटो ब्लेमिस होगा। ये यूरोप में आया था, तो अब यूरोप में आया था तो इस कारण से पोवर्टी और स्टार्वेशन बढ़ गया था, क्योंकि ये पोटैटो में डिजीज हो गया। और जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये पोटैटो भी फूड ट्रेवल हुआ था, तो ये अमेरिका से आयरिश पीपल के पास गया। तो आयरिश पीपल इसके बहुत फॉन्ड हो चुके थे, लोगों ने इसे बहुत पसंद करना शुरू किया। सुबह आलू, शाम आलू, मतलब जो कुछ खाते थे उसमें आलू का डिश। एक बार आलू में डिजीज आ गई, पोटैटो ब्लेमिस, उस वजह से ये सब स्टार्व करने लगे तो पोवर्टी आ गई, स्टार्वेशन होने लगा, डिजीज, सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो गए, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी होने लगे, तो माइग्रेशन होने लगा अमेरिका की तरफ, इंडिया की तरफ। ठीक है, आगे थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहले आपको एक बार बता दूं कि चाइना जो था वर्ल्ड सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड था, क्योंकि अभी सारी बातें ग्लोबलाइजेशन की अगर हम देखें, पूरे अच्छे से देखें, तो ये स्टार्ट हुआ था चाइना से स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर चाइना ने अपने आप को आइसोलेट इसलिए कर लिया था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ कल्चर, चेंजिंग ऑफ ट्रेड, कल्चर,
हेरिटेज आइडियाज़ थे, लेकिन चाइना को अपनी जो पॉलिसी है, अपने सारे कुछ आइडियाज़, कल्चर, रिलेशन सारे कुछ बहुत पसंद थे। उसने उस पर कुछ भी बदलाव करने की बात नहीं सोची, इसीलिए उसने अपने आप को क्लोज इकॉनमी कर लिया, अपने देश को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। जिस वजह से यूरोप बन चुका था सेंटर ऑफ ट्रेड। सेंटर ऑफ ट्रेड बनने से तीन मूवमेंट आए, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड इसलिए है क्योंकि अगर जहाँ पर ट्रेड होगा वहाँ पर लेबर रहेंगे, क्योंकि लेबर ही तो कुछ सामान को उठाएंगे फिर रखेंगे, फिर मशीनरीज होगी, लेबर्स होंगे, तो उनको तो पे करना पड़ेगा। पे करेंगे तो क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। सो ये तीनों एक तीसरे से पूरा रिलेटेड है, और ये पूरे फास्ट हो रहा था पूरे यूरोप में, और वेस्टर्न यूरोप में तो और बहुत तेज, ठीक है। देखते हैं। सो इन यूरोप अब देखते हैं कॉर्न लॉ के पास हम आ चुके हैं, और देखिए 6 मिनट के आसपास हमने आधे चैप्टर को ख़त्म कर लिया। यूरोप में इंडस्ट्रियलिस्ट और लोकल ट्रेडर्स ने प्रेशर किया गवर्नमेंट को कि कॉर्न लॉ लाने पर। मीन्स लॉ ऑफ कॉर्न ऑन इम्पोर्ट। तो कॉर्न लॉ क्या है? तो नो इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, व्हीट, ईटीसी इन द इनसाइड कंट्री, ठीक है। क्योंकि इन्हें लगता था कि इस वजह से ये जो इम्पोर्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमारे कॉर्न या फिर अनाज नहीं बिक रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने प्रेशर किया यूरोप की कंट्री, यूरोप के पीपल ने यूरोप की कंट्रीज़ के मतलब मोनार्क को, गवर्नमेंट को कहा कि अब आप इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाओ, कॉर्न लॉ करो, आप इंपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉर्न लॉ काउज। तो फूड प्राइसेस राइज, पीपल डिमांडेड राइज, पीपल प्रोटेस्टेड राइज बिकॉज इम्पोर्टेड कॉर्न वॉज चीप वाइल्ड कॉर्न प्रोड्यूस इन यूरोप वॉज एक्सपेंसिव। भाई लोग, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर इस बार पूछा जाएगा, ये आप लोग नोट कर लो। At the final corn law abolished, when corn law abolished तो food prices fell down। मीन्स अगर कोई भी सामान जो है जिस पर पाबंदी थी, अगर उस पर पाबंदी हटा ली जाए तो उसकी खरीद और बढ़ जाती है। और आगे देखते क्या क्या हुआ। फूड प्राइसेस बढ़े तो फूड प्राइसेस फेल डाउन हुए, नीचे गिरे तो क्या हुआ? तो कंजप्शन बढ़ गया। ब्रिटेन में कंजप्शन बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फूड इंपोर्ट और ज़्यादा होगा, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी तो अब ज़्यादा करना है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, फिर इनकम ज़्यादा। मीन्स ये एक तीसरे से रिलेटेड है, ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, तो सारे आप जो देख रहे हो जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हो, ये सभी तो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी आने लगे थे, जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हो गया था, हार्बर कमिंग्स अप, पीपल स्टार्ट सेटल कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड हाउसेज, स्टीमशिप वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आप एक बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि रेलवे एक्सपेंशन इंडिया में कब होने लगा। मीन्स इंडिया में रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई और कब हुई, ठीक है। अब आते हैं लेट 19th सेंचुरी। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो मीन्स उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक प्रॉस एंड कॉन्स वाले कैटेगरी में, एक इसको कॉज एंड इफेक्ट वाले कैटेगरी में। तो 19th सेंचुरी को हम प्रॉस एंड कॉन्स के कैटेगरी में बांटते हैं, मीन्स बेनिफिट एंड उससे हार्म। तो 19th सेंचुरी के दो साइड है, एक गुड साइड है, एक बैड साइड है। गुड साइड क्या है? तो रेलवे शिप्स, टेलीग्राम्स, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ लेबर। मीन्स रिवॉल्यूशन हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, इंडस्ट्रीज आने लगी थी, और माइग्रेशन हो रहा था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन इसके बैड साइड क्या है? तो कोलोनाइजेशन, एक्सप्लोटेशन। एग्जाम्पल में ब्रिटिश ने हम पर मीन्स इंडिया पर कैप्चर किया, हम पर रूल किया, हमको एक्सप्लॉइट किया, अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। आगे आप देखते हैं। अब आती है रेनडियर पेस्ट, केटल प्लेग। ये 1890s देखते हैं, ये 1890s की दुर्घटना है। इसमें क्या है? तो एक बीमारी आ गई थी कैटल प्लेग और रेनडियर पेस्ट करके, जो कि जानवर्स को हार्म कर रहे थे। जानवर इस बीमारी के कारण मर जा रहे थे, ठीक है। पीपल हैव रिसोर्स ऑफ लाइव स्टॉक, लैंड, फार्मर, मिनरल्स, ईटीसी एंड नॉट विलिंग टू वर्क। ये अफ्रीका की बात है कि अफ्रीका के लोग के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, लाइव स्टॉक ज़्यादा थे, तो ये लोग नहीं काम करना चाह रहे थे। लेकिन नहीं काम करना चाह रहे थे मीन्स ये अपना जीविका खुद, इन पर कोई रूल नहीं कर रहा था। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट के कारण ब्रिटिश ने इन पर धावा बोला, इन अफ्रीका को कैप्चर कर लिया, अफ्रीका को कैप्चर किया। अब अफ्रीका में तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा सर्कमस्टांसेज है कि इसको कैप्चर किए रखेगा ज़्यादा दिनों तक। तो यूरोप थॉट हाउ टू मेक देम वर्क।
अफ्रीका को इन्होंने कैप्चर किया, तो अब इनसे तो काम करवाना था, लेकिन ये काम कैसे करते? इनके पास तो खुद की लाइफ स्टॉक है, लैंड है, फार्म है, मिनरल्स है, तो कैसे करेंगे काम? तो अब देखते हैं उन्होंने क्या टैक्टिक्स, क्या आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, यूरोपियन टैक्टिक्स फॉर अफ्रीकन टू वर्क, क्या क्या क्या? तो ये 4 टैक्टिक्स हैं, लेकिन ये तीन जो टैक्टिक्स हैं, इन्होंने उतना काम नहीं किया जितना काम ये अकेला कर गया। देखिए क्या क्या है। तो इम्पोजिंग ऑफ टैक्स, चलो भाई तुम कितना भी बढ़ा दो, मेरे पास तो लैंड स्टॉक है, लाइफ स्टॉक है, मैं तुम्हें टैक्स दे दूंगा। ठीक है। इनहेरिटेंस लॉ चेंज्ड। इनहेरिटेंस मीन्स मेरे पापा की संपत्ति, जैसे मेरे दोनों मैं 2 भाई हूँ, तो मेरे पापा की संपत्ति मेरे 2 भाई में बांटी जाएगी, लेकिन इस लॉ के कारण वह संपत्ति सिर्फ मुझे या मेरे भाई को मिलेगी। एक को कहीं दूसरे पर कहीं दूसरे जाकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉ चेंज हो गया। फिर है मिल वर्कर्स कन्फाइन, माइन वर्कर्स कन्फाइन। अभी हमने देखा कि वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा है, तो माइन वर्कर्स को ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसे देने लगे कि लोग आए थोड़ा सा इसमें मतलब पैसा लोभ देख करके, ग्रीडी पर्सन ज़्यादा आए और इसमें फंसे। तो लेकिन ये तीनों इतना काम नहीं कर पाए जितना रेंडियर पेस्ट अकेला। रेंडियर पेस्ट में बताया कि एक बीमारी थी कैटल में हो गई थी, जिस वजह से लाइव स्टॉक उनके डैमेज हो रहे थे। अगर आपके पास जीविका नहीं है तो आप खाओगे क्या? इस वजह से इसने मतलब अगर हम 4 पार्ट को डिवाइड करें ये एक यूरोपियन टैक्टिक्स में, तो ये 1/3 पार्ट तो 3/4 पार्ट तो ये अकेला कवर कर रहा है, बाकी का 1/4 पार्ट ये कवर कर रहा है यूरोपियन टैक्टिक्स में। अब देखिए इंडेंचर लेबर माइग्रेशन की बात आती है, तो इंडिया से जाते थे लेबर सेंट टू प्लांटेशन, लेबर सेंट टू मेकिंग रेलवेज ट्रैक, लेबर सेंट टू मेक रोड्स। ये इंडेंचर लेबर की कहानी है। भेजे जाते थे कहाँ से भेजे जाते थे? यूपी बिहार तमिलनाडु से भेजे जाते थे। कहाँ भेजे जाते थे? कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन इंटरप्रेन्योर अब्रॉड। देखिए कोई भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम लोग जुगाड़ू हैं, तो अब हम लोग गलत चीज़ से भी फ़ायदा कमाना जानते हैं। ठीक है, जैसे अब इन दोनों का एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इंडियन इंटरप्रेन्योर अब्रॉड, जैसे शिकारीपुरी श्रॉफ, नट्टू कोटाई चित्तियार, ये दोनों क्या करते थे? तो ये दोनों एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर पर ये फाइनेंस करते थे, फाइनेंसिंग करके ये पैसा कमाते थे। इस वजह से इनकी मतलब पैसे की बढ़ गई ट्रेड, ये ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब देखते हैं इंडियन ट्रेड कोलोनाइजेशन ग्लोबल सिस्टम। अब देखिए इतनी सारी बात हो गई, तो कॉटन कैसे पीछे रह सकता है? अब कॉटन की बात करेंगे तो इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट होता था कहाँ? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट कॉटन इंडियन कॉटन टैरिफ, अब फिर गवर्नमेंट को बोला कि अब इस पर कॉटन की टैरिफ लगाओ, मतलब ट्रेड बैरियर लगाओ, सो इट बिकम एक्सपेंसिव, कि इसको महंगा बनाओगे तो ये बिकेगा नहीं तो फिर हमारे मैनचेस्टर्स के कॉटन बिकेंगे। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 पर। क्या क्या इफेक्ट है? तो 9 मिलियन पीपल डाइड, वर्क फोर्स पॉपुलेशन, यंग मैन फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, फिर women become family main income, and 20 million people डिसेबल्ड। मीन्स 9 लाख आदमी तो मारे गए, 20 लोग पीपल मतलब जख्मी हो गए, डिसेबल्ड हो गए। फिर वर्क फोर्स पॉपुलेशन घट गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौजवान को वो आर्मी में ज्वाइन करवा रहे थे। यंग मैन फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, सो वर्क फोर्स पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। ठीक है, अब वमेन बिकम द फैमिली इनकम सोर्स। ठीक है, अब देखते हैं ये मेन, यहाँ से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जल्दी से। इसको और पीछे मैंने जो बताया उसको, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। अब आगे बात करते हैं। ब्रिटेन वॉज रिच बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार, ब्रिटेन वॉज पुअर एंड बिकम डेब्टर। यूएसए वॉज पुअर बिकॉज ऑफ वॉर, यूएसए वॉज रिच क्रेडिटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिबिल्डिंग अ वॉर इकोनॉमी। सेकेंड वर्ल्ड वार की अब हम बात करते हैं, तो इसमें 1939 से 1945 तक की ये सिचुएशन है। जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, यूएसए। एक मिनट, सॉरी गाइस, कॉटन पर से कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1800 से 1815 और 1870 में इसका डाटा गिवन है। 1800 में 30%, 1815 में 15%, 1870 में
3% एक्सपोर्ट ऑफ फाइन कॉटन फ्रॉम इंडिया। ये मतलब डिक्रीज होते जा रहा था एक्सपोर्ट ऑफ फाइन कॉटन, मीन्स फाइबर जो क्लॉथ्स जो थे उसके मतलब वो डिक्रीज हो रहा था। और 1812 से 1871 में देखते हैं तो 1812 में 5%, 1871 में 35% तक इंक्रीज हो गया। क्या? तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन इंडिया से ब्रिटेन, इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट डिक्लाइन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 देख रहे थे, ये हो गया। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखते हैं। पोस्ट वॉर रिकवरी, ब्रिटेन बिजी इन वॉर, इंडिया और जापान की इंडस्ट्री बढ़ गई थी। आफ्टर वॉर ब्रिटेन फाउंड डिफिकल्टी टू कंट्रोल मार्केट इवन एट इंटरनेशनल लेवल, ब्रिटेन फाउंड डिफिकल्टी, सो ब्रिटेन बिकम बिग डेप्टर। ये ब्रिटेन की बिग डेप्टर बनने की मतलब कॉज है, एक कारण है। ठीक है, आगे आप देखते हैं। ड्यूरिंग द वॉर डिमांड इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। क्योंकि वॉर है तो मतलब ज़्यादातर को तो एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है, क्योंकि किसी को सेना में भेज दे रहे हैं, किसी को मशीनरी प्रोडक्शन में भेज दे रहे हैं, किसी को कुछ कहीं पर कुछ, ये बात है। लेकिन आफ्टर द वॉर डिमांड डिक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। ठीक है, बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप में वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, आफ्टर द वॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वीट प्रोडक्शन भी ये भी कर रहे थे, लेकिन ये बिफोर में सिर्फ ईस्टर्न यूरोप कर रहे थे, और आफ्टर में सिर्फ अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी कर रहे हैं। तो लेकिन आफ्टर वॉर तो क्या होगा, तो ईस्टर्न यूरोप और फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी करेंगे, तो जिस वजह से वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको पॉज करके आप देख लीजिए। ठीक है, आगे। सो वीट गलत आ गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, आउटकम कम। इसका आउटकम क्या है, तो वीट प्राइसेस फेल डाउन। अगर किसी दुकान में 10 आलू के बोरे हैं और वहाँ पर एक भी नहीं बिक रहा है, तो नेसेसरी है, मतलब लाजमी है कि वो डिक्रीज़ हो जाएगा उसका फूड मतलब सेलिंग प्राइस। तो वही बात है। अब राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यूएसए रिकवरी वॉज क्विक। क्यों क्विक था? क्योंकि इसने मास प्रोडक्शन को डेवलप कर लिया। ठीक है, अब देखिए, हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर्स की मतलब स्थापना की, मतलब फैक्ट्री लगाया, कार प्रोडक्शन करते थे, गिव पीपल एम्प्लॉयमेंट, पीपल गॉट इनकम मिला पीपल को, तो इनकम मिला। तो यहाँ पर देखिए एक साइकिल है, अगर ये साइकिल आप बनाते तो आप मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये साइकिल बनाते तो ये साइकिल सिर्फ आपको 2 नंबर दिलवा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ये साइकिल है। ठीक है, इसमें देखते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, फिर प्रोडक्शन, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर इनकम। ये साइकिल बहुत मस्त है, जरूर इसको एग्जाम में बनाइएगा। और वाइट गुड प्रोडक्शन भी हो रहा था, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ओवन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। इसको वाइट गुड प्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस टाइम में वाइट कलर के ही आते थे, तो इसीलिए इसको वाइट गुड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लैक ऑफ प्राइसेस। ठीक है, अब बात आती है ग्रेट डिप्रेशन की। ये है 1929 से 1930 की बात आती है। यूएसए ट्रैप्ड इन ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, यूएसए डिसाइडेड टू विड्रॉ लोन्स, अदर कंट्री इकोनॉमी क्रिपल्ड, ग्रेट डिप्रेशन। देखिए अगर यूएसए जो है मशीनरी प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में फंस गया था, क्योंकि वीट गलट आ गई थी, तो प्राइजेस लो हो रहे थे, प्रोडक्शन ज़्यादा था, प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड ज़्यादा हो गया था, प्राइजेस उसके लो थे, तो ग्रेट डिप्रेशन में फंस गया था। अब ग्रेट डिप्रेशन में फंस गया था तो इसको तो पैसा चाहिए था। पैसा क्या किया, तो इसने अपने से कमज़ोर को, मतलब जिसको लोन दिया था उससे या इंटरेस्ट लेने लगा। इंटरेस्ट लेने का ये सारी कंट्री तो मतलब अभी वॉर करके आई थी, तो ये अपना इकॉनमी ठीक करती कि इसको पैसा देती, तो पर ये ऐसे कोई इन्होंने पैसा दिया, ऐसे कोई जो इन्होंने पैसा दिया, तो इनकी इकॉनमी क्रिपल्ड हो गई। क्रिपल्ड मतलब क्रैश कर जाना। सो ग्रेट डिप्रेशन, ये ग्रेट डिप्रेशन एक फ्लो चार्ट है, इसको आप याद करके देख लीजिए, याद कर ही लीजिए, देख नहीं लीजिए, कर ही लीजिए। जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन है मीन्स प्रोडक्शन लो, एम्प्लॉयमेंट लो, इनकम लो, डिमांड लो। ठीक है, फिर यही बात ऊपर आ जाएगी, डिमांड लो तो प्रोडक्शन लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन, इंडियन फार्मर्स इनकम लो। क्योंकि अब देखिए इंडिया और ग्रेट डिप्रेशन में इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया की तो ग्रेट डिप्रेशन की क्या स्थिति आपको पता ही है, इंडिया की भी वैसे ही स्थिति होगी। तो इंडियन फार्मर की भी इनकम लो तो प्रोडक्शन लो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, तो हम रिवेन्यू जो है रिवेन्यू की जो डिमांड है उन्होंने सेम रखा, बोला कि हम रिवेन्यू में कोई भी कटौती नहीं करेंगे, जिस वजह से ये सब गुस्सा गए। तो
अब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, डिटोरिएटिंग इंडियन लीडर्स अपोज ब्रिटिश फार्मर्स की कंडीशन देखी। और ये कब हुआ था? तो 1931 में, ठीक है, 1931 में इंडियन लीडर्स ने अपोज किया था ब्रिटिशर्स को इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन में। ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वार 2 यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था स्लाइड नंबर 20 में। देखिए, रिबिल्डिंग वॉर इकोनॉमी मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या था? जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, रसा, यूएसए, फ्रांस। अब इन्हीं में लड़ाई होगी तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या था। तो वर्ल्ड वार 2 में तो डेथ प्लस डिस्ट्रक्शन इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। डेथ सिविलियन की ज़्यादा हुई, सोल्जर की कम हुई। बहुत दर्दनाक हादसा था। डिवास्टेटेड यूरोप एंड एशिया, क्योंकि ये दोनों ही बैटल ग्राउंड थे, यूरेशिया ही बैटल ग्राउंड था। अब डिस्टर्ब्ड इकोनॉमिक एंड सोशल मीन्स इकोनॉमी और सोशल बहुत तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब बहुत गंदी हो गई थी वर्ल्ड की उस टाइम पर, वर्ल्ड वार 2 में। आगे चलते हैं। अब देखिए, लेसन लर्न फ्रॉम वर्ल्ड वार 2। अब कोई भी हम काम करेंगे उससे अगर हमें ठेस पहुंची तो उससे कुछ लेसन हम लोग लेंगे। क्या क्या लेसन है तो वो देखते हैं। प्रिजर्वेंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ये बातें बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि मतलब सारे मॉडर्निटी पर हम लोग जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो इंडस्ट्रीज़ ही दे रही है। जैसे अभी टिस्को देख लीजिए, महिंद्रा देख लीजिए, फिर फोर्ड मोटर्स देख लीजिए, यही सब मतलब इंडस्ट्रीज़ है। इसीलिए देखिए, जैसे कि यह अब इसमें कहा कि कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मास प्रोडक्शन, मास कंजप्शन, इनकम स्टेबल, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, डेवलपिंग लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बात तो हुई, लेकिन कहाँ पर हुई? तो वो है ब्रिटेन वुड्स में, हेम्सफायर 1944 जुलाई में हुई थी। इस मीटिंग का एम क्या था? तो इकोनॉमिक देख लेते हैं। इस क्या एम था? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, यूनाइटेड नेशन यूनिटी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस बैठा था उसका क्या नाम था? तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स, हेम्सफायर 1944, अमेरिका का एक स्टेट का ये शहर है। ठीक है, अब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन इसको भी कहा जाता है। ठीक है, इससे दो चीज़ निकले थे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये दोनों को ट्विंस भी कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के एक ही फैसले से बनाए गए थे। ठीक है, IBRD को हम नॉर्मली वर्ल्ड बैंक भी कह देते हैं। अब देखते हैं, बात आती है डिकोलोनाइजेशन की। कंट्रीज स्टार्टेड टू गेट इंडिपेंडेंस 1947 में, हमें भी आज़ादी मिली थी। डेवलपिंग कंट्रीज मेड ए ग्रुप G77, जिसका फुल फॉर्म है ग्रुप 77। ये 77 देशों का, कंट्रीज़ का ग्रुप है। ये क्या करते हैं? तो फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज़। ये इसको अकेले बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो ये जो है ना IBRD खचरा, तो इसने मतलब सिर्फ डेवलप्ड नेशन को ही फंड देना चाहा, क्योंकि देखिए, अगर डेवलप्ड नेशन को फंड देंगे तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा देगा और टाइम पर पैसा लौटाएंगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्री का तो नहीं है कि वो अब 50% है कि अच्छा करेगा और 50% है कि वो मतलब डूब जाएगा। तो 50-50 का ये रिस्क नहीं लेते हैं। ये मतलब जिससे प्रॉफिट हो भाई, हम उसी के साथ हैं। तो इसीलिए इन्होंने खुद का G77 बनाया अपने एक फाइनेंस करने के लिए डेवलपिंग नेशन को। ठीक है, USA ओवर इन्वॉल्वमेंट था, डॉलर वैल्यू ड्रॉप्ड। USA की ओवर इन्वॉल्वमेंट को इसमें कम कर दी गई, डॉलर वैल्यू जिससे घट गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपने नाम ज़रूर लिखें।